हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज़ में आज हम लोग 8th क्लास सोशल साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये केवीएस पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का पेपर है, लेकिन उससे पहले जो एक कॉमन क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। सो 90% चांसेस ये हैं कि क्लास 1st to 8th के स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होंगे और 9th और 11th के ऑफलाइन होंगे। हालांकि संगठन की तरफ से कोई लेटर अभी तक नहीं आया है, ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं अभी तक। खैर, प्रिपरेशन हमें दोनों केसेस में करनी ही है। कुछ जो हमारे पास सैम्पल पेपर्स हैं उनको हम एक बार और देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1850s विच कंट्री केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। 1850s में किस कंट्री को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं आपके, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया या फिर जर्मनी। इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। ब्रिटेन में आप जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी डेवलप्ड थी। हालांकि रॉ मटेरियल वो डिफरेंट कंट्रीज से लेके जाते थे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो है वो जो उनकी होम कंट्री है वहीं पर बनते थे। और 1850s के बाद वहाँ पर स्टील और आयरन इंडस्ट्री बहुत ग्रो की, जिसकी वजह से उसको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल, काइकॉलर्स एंड दिबांग्स वर द वीवर्स ऑफ विच रीजन? बंगाल, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या फिर गुजरात। सो बंगाल के जो वीवर्स थे उन्हें तांती कहते थे। नॉर्थ इंडिया में जुलाहा या फिर जुलाहास या फिर मोमिन्स कहा जाता था, मोमिन्स। साउथ इंडिया के जो वीवर्स थे उन्हें सेल, काइकॉलर्स या फिर दिवांग्स बोलते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे। पहली जो कॉटन मिल थी इंडिया में, जो कि स्पिनिंग मिल थी यहाँ की, वो किस ईयर में सेटअप हुई थी? नाम इसका था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ओके, ऑप्शन हैं 1854, 1950। ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि 1947 में तो इंडिया इंडिपेंडेंट था और उससे पहले कई सारी जो टेक्सटाइल मिल्स थी वो डिफरेंट जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर डेवलप हो चुकी थी। 1884, नन ऑफ दी अबव। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 1854। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का इनमें से कौन सी कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉफ़ी का कहाँ होता है? मेक्सिको, ब्राज़ील, इंडिया या फिर रशिया। सो मेक्सिको जो है वो कॉर्न के लिए फेमस है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। इंडिया अपनी पल्सेस एंड मिल्क प्रोडक्शन के लिए। रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बार्ले का, और ब्राज़ील में जो है वो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अगेन सी सही होगा। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली। इसमें से कौन सी वो टाइप की फार्मिंग है जो कि फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए ही करता है, ना कि फर्दर अपने प्रोडक्शन को, जो फसल हुई है उसको सेल करने के लिए? ऑप्शंस हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, नॉमेडिक हर्डिंग या फिर नन ऑफ दी अबव। इसमें ऑप्शन ए आपका सही है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें स्मॉल आउटपुट होता है, हाउस होल्ड जो लेबर है, घर के जो लोग हैं वही काम करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वो लो लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। कमर्शियल फार्मिंग इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में बेचते हैं फार्मर्स, काफ़ी ज़्यादा लैंड होती है, लेबर जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड नहीं होती, बाहर के लोग भी फील्ड पर काम करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। नॉमेडिक हर्डिंग एक्चुअली फार्मिंग है ही नहीं। नॉमेड्स तो आप जानते हैं वो लोग होते हैं जो कि खाने की तलाश में एक से दूसरी जगह घूमते हैं और अपने हर्ड के साथ, अगर वो है जानवर है तो अभी यहाँ पर है, जैसे यहाँ का ग्रास खत्म होता है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, उसे नॉमेडिक हर्डिंग बोलते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। ही रेफर्स टू द पर्सन हु इज ट्राइड बाय अ कोर्ट फॉर अ क्राइम। किसी क्राइम के लिए कोर्ट जिस पर्सन का ट्रायल करता है उस पर्सन को क्या कहेंगे? विटनेस, पुलिस, अक्यूज्ड या फिर सिटीजन। सिटीजन तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे। ये नहीं है। पुलिस किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, इनका काम होता है इंक्वायरी करना और ये सब। विटनेस एक वो पर्सन होता है जो कि क्राइम सीन पर था, उसने कुछ होते हुए देखा है या फिर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। जिस पर्सन का ट्रायल होता है, जो ट्राई किया जाता है कोर्ट के थ्रू, उसे हम अक्यूज्ड बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट के इंटरेस्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन है
हु पुट्स पीपल ऑन ट्रायल, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो डिफेंड करता है कोर्ट में। ऑप्शंस है पुलिस, जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर डिफेंस लॉयर। ये दो तो ऑब्वियसली जानते हैं आप नहीं है। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर में डिफेंस लॉयर जिस पर्सन को ट्रायल पर डाला गया है उसका जो अपना पर्सनल लॉयर होता है उसको हम डिफेंस लॉयर बोलते हैं। जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर लड़ता है कोर्ट में, उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। सो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया? ब्रिटेन में जब कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी तो उन्होंने इंडिया में जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे, जो यहाँ के वीवर्स थे, उनको आर्टिसंस थे, उनको किस तरीके से अफेक्ट किया। सो ऑब्वियसली पहले जो टेक्सटाइल्स थी, जो कपड़े थे वो इंडिया से जाते थे। अब क्योंकि ब्रिटेन में खुद बनने लगे थे, इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी थी, तो एक्सपोर्ट जो है वो बैडली अफेक्ट हुआ था। एक्सपोर्टिंग बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। तो एक पॉइंट तो यही लिखेंगे, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स became difficult। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो वहीं पर बनता था। और आप जानते हैं इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट्स थे वो मशीन्स के थ्रू बनते थे, तो वो चीप भी होते थे, इतने कॉस्टली भी नहीं होते थे, और उनमें इतनी मैन पावर की, इतनी लेबर की भी ज़रूरत नहीं थी। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो वीवर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट एक और प्रॉब्लम थी। So thousands of weavers, many weavers became unemployed। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर पॉवर्टी बढ़ेगी, वो पूरा एक जो विशियस सर्कल है वो चलता रहता है। और इसमें जो बंगाल के वीवर्स थे वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। ये 3 मार्क का है। एक और पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, एक जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन मार्केट में या फिर अमेरिका में, वो भी मुश्किल हो गया था। अगेन वही रीज़न इसमें आप लिखेंगे कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो कॉस्टली होते थे, क्योंकि वो हाथ से बनाए हुए होते थे, और वहाँ पे क्योंकि मशीन्स थी, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता था और चीप भी होते थे। तो वहाँ के जो कंपटीशन था इंडियन और ब्रिटिशर्स के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में, उसमें ब्रिटिशर्स लीड कर रहे थे। ओके, सो थर्ड पॉइंट क्या पॉइंट बनेगा इसका? कंपटीशन विद, या फिर लिख दीजिए डिफिकल्ट टू compete, डिफिकल्ट टू compete विद इंग्लिश टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स। वहाँ के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट हो गया था, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा क्यों वो इतना मुश्किल था। नेक्स्ट, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? एंड नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं? सो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें इंक्लूडेड है ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल का उगाना, वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो करना, एंड रीयरिंग लाइव स्टॉक, जानवरों को पालना। ये हमारी कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड होते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी आपने पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में भी। सो दिस एंड कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर को? सॉइल, फर्टिलिटी कितनी है सॉइल की, एंड रेनफॉल, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी जो है आपकी वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है नेचर से। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है? जैसे कि एग्रीकल्चर हमने देखा, माइनिंग, फिशिंग, ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो प्राइमरी में होती है। उसके बाद एक और है इसमें बीच में सेकेंडरी। सेकेंडरी में जो प्राइमरी से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ से कॉटन और जूट इन्होंने प्रोड्यूस किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, इन्होंने उससे क्लोथ्स बनाए सेकेंडरी में। टर्शियरी हमारा सर्विस सेक्टर होता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे सेक्टर्स हैं उन्हें, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रेड हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, बैंकिंग है, ये सारी हमारी टर्शियरी एक्टिविटीज़ हैं
जैसे प्राइमरी में माइनिंग हुई किसी भी मेटल की, आयरन, लोहा, ये सब इन्होंने निकाला, और सेकेंडरी में क्या होगा, उससे गुड्स बनाई जाएगी, उससे अलमीरा बनाई, टेबल चेयर्स, ये सारा सेकेंडरी का काम है। और टर्शरी, इसको जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बने हैं उनको डिफरेंट लोगों तक पहुँचाना, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनसे पैसे लेना, बैंक्स में डालना, ये सारा वर्क जो है टर्शरी सेक्टर करता है हमारा। आपको सेकेंडरी स्किप्ड है इसमें प्राइमरी और टर्शरी में डिफरेंसेस बताने हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट तो आप लिखेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली रिलाई करती है ऑन नेचुरल रिसोर्सेज पे। ये डायरेक्टली रिलेटेड है नेचर से, रिलेटेड टू नेचर। जबकि जो हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, दे प्रोवाइड सर्विसेज। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में दोनों के कुछ जो जॉब्स हैं वो लिख दीजिए। इसमें क्या आता है, माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग एट्सेट्रा। जो हमारे फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, कोल माइनर्स हैं, वो सब जो परफॉर्म करते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें हॉस्पिटल्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी, स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बहुत सारी जितनी भी सर्विसेज हैं हमारी जो किसी प्रोडक्शन के उससे रिलेटेड नहीं है वो सारी टर्शरी में आती हैं। इनको रेड कॉलर्स बोलते हैं, इसमें जो लोग काम करते हैं इनको वाइट कॉलर्स बोलते हैं। अगर एक लिखना चाहो तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 3 मार्क का ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी में वो जनरली अनऑर्गेनाइज्ड होती है, और इसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, इनके रूल्स होते हैं, हर प्रोफेशन के अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। सो ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस का क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले तो जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करना, देन जो विटनेस हैं उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना, उसके बाद डिफरेंट जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करना। जनरल सी चीज़ें सब आप सभी जानते हैं। अब किस तरीके से उसको लिखेंगे, उसके बाद अपना एक ओपिनियन फॉर्म करना, उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। सो कितने मार्क्स का है ये, 3। ओके, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, recording statements of witnesses, then collecting evidences. Okay, next, what is the role of the judge। अब जज के क्या रोल है कोर्ट में। सबसे पहले तो ही हैज़ टू हेयर ऑल द विटनेसेस, या फिर कोई भी जो एविडेंसेस हैं उनको सबसे पहले सुनेंगे, जो प्रेजेंट करते हैं, चाहे प्रोसिक्यूशन की तरफ से है चाहे डिफेंस की तरफ से हैं। सब कुछ देखने के बाद उनको डिसाइड करना होता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है, जिसका ट्रायल है, वो एक्चुअली गिल्टी है या इनोसेंट है, और वो किस बेसिस पर करते हैं, जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए हैं, या फिर एंड अकॉर्डिंग्स टू द लॉ के अकॉर्डिंग बताते हैं गिल्टी है या इनोसेंट है। और अगर गिल्टी है, अगर अक्यूज्ड कन्विक्टेड है, तो फिर क्या सेंटेंस है, क्या उसकी सज़ा है। So first, hears all witnesses, विटनेस को हेयर करना, दोनों साइड के, प्रोसिक्यूशन के भी और डिफेंस के भी। देन डिसाइड्स इफ अक्यूज्ड इज इनोसेंट और गिल्टी, एंड एज पर द लॉ pronounces the sentence। सजा बताना। ओके, ये 3 मेन काम है। नेक्स्ट, why did the Indian iron smelting industry decline in the 19th century। 19th century में इंडियन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने के क्या रीज़न थे। स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जो मेटल्स हैं हमारे उनको उनके ओर से अलग करते हैं, तो यानी कि आयरन ओर से लोहे को, आयरन को अलग किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड उसको हीट करके, और जो लोग करते हैं उनको आयरन स्मेल्टर्स बोलते हैं।
19th सेंचुरी में ये जो इंडस्ट्री है ये डिक्लाइन क्यों हुई? बहुत सारे आयरन स्मेल्टर्स ने अपना काम छोड़ दिया, नई जॉब ढूंढ ली। सो रीज़न था न्यू फॉरेस्ट लॉ, मेन यही था फॉरेस्ट लॉ। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसने कहा था कि जो फॉरेस्ट्स हैं, जो जंगल थे इंडिया के, वो अब रिजर्व हो गए हैं, गवर्नमेंट के अंडर है, कोई भी वहाँ पर जाकर वुड कट नहीं कर सकता था। अब जो आयरन स्मेल्टर्स हैं उनको स्मेल्टिंग के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, वुड की ज़रूरत थी, क्योंकि वो नहीं मिल रही थी इस लॉ की वजह से। तो उन्होंने उस क्राफ्ट को छोड़ दिया और एक नई जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। सो फर्स्ट पॉइंट तो आप यही लिखेंगे कि जो न्यू फॉरेस्ट लॉ था विच वॉज इम्पोज्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट विच प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री के लिए उन्होंने मना कर दिया था। सो नाउ इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द आयरन स्मेल्टर्स टू फाइंड वुड फॉर चारकोल। ओके, फर्स्ट रीज़न 3 मार्क का है। वैसे तो ये थोड़ा सा अगर आप लिखेंगे पैराग्राफ में ये भी हो जाएगा। एक रीज़न ये भी था, ये लेट 19th सेंचुरी में हुआ, बाद में जाकर 1880 के बाद, कि आयरन और स्टील जो था वो ब्रिटेन में, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर इनकी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही थी, तो वो अब इंडिया में लाने लगे थे। तो हमारे यहाँ के जो आयरन स्मिथ्स थे, लोहे का काम करने वाले लोग जो थे, वो ब्रिटिशर्स जो इंपोर्ट करके लाते थे उनसे ले लेते थे, ना कि आयरन स्मेल्टर्स से। तो इसकी वजह से भी, क्योंकि बिक नहीं रहा था, तो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। सो ये 2 मेन रीजंस हैं। एक अगर और लिखना है 3 पॉइंट्स में, 5 मार्क का है तो चलिए 2 को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे। अदरवाइज आयरन ओर मिलना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था स्मेल्टर्स को, इसलिए भी उन्होंने अपना जो प्रोफेशन था उसको छोड़ दिया। What is shifting cultivation and what are its disadvantages? शिफ्टिंग कल्टिवेशन है क्या? ये एक सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन है जिसमें कि एक प्लॉट ऑफ लैंड को हम लोग क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, उसको कल्टिवेट करते हैं, फसलें उगाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम तक एक जगह नहीं रुकते। उसके बाद उसको अबैंडन कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, ताकि अलाउ करते हैं उसको कि उस पर नॉर्मल वेजिटेशन फिर से रिवर्ट हो। उसके बाद नई जो प्लेस है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब दोबारा से जो अर्थ है वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेती है, फिर से यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो लिखेंगे क्या? दैट शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज अ सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन इन विच अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, देन कल्टिवेटेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड, उसके बाद छोड़ देते हैं, अबैंडन्ड, and allow to revert to producing its normal vegetation। और जो कल्टिवेटर है they move to another plot। ओके, अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया, जब दोबारा से वो इस लैंड पर आते हैं जहाँ पर कि नेचुरल वेजिटेशन हो गया, पेड़ पौधे उग गए हैं, तो होता क्या है, इसको एक्चुअली स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को। वो जो वेजिटेशन है उसको कट करते हैं और उनको जला दिया जाता है, जिसकी जो एशेज हैं वो एज मेन्योर वहाँ पर वर्क करती है और लैंड की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है कि क्योंकि ट्रीज़ को कट किया जाता है तो उससे डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट उस लैंड पर पहले थे वो हैबिटेट होंगे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के, तो ऑब्वियसली वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और आजकल अगर हम देखें जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लैंड जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक जगह कट करके दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि उतनी लैंड ही अवेलेबल नहीं है। अगर ये पॉइंट भी आप लिखना चाहें तो इम्पॉसिबल है इन टुडेज इरा, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद पोल्यूशन भी होता है ऑब्वियसली, जब आप बर्न करते हैं, इतने ज़्यादा ट्रीज़ को कट करते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स आप डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हैं। इन वॉट वेज आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन, हर अरेस्टेड पर्सन को कौन कौन से राइट्स है जो मिलते हैं एज पर आर्टिकल 22? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट। अरेस्ट अगर आप किसी को करने जाते हैं
तो उस टाइम आपको रीज़न बताना पड़ेगा, उसे ये राइट है अरेस्टेड पर्सन को जानने का कि क्या ऑफेंस है, किस वजह से उसे अरेस्ट किया जा रहा है। नंबर सेकेंड, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट, उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने का भी उसके पास राइट है। नेक्स्ट है, जब तक वो अरेस्टेड है, जब तक गिल्टी प्रूव नहीं होता, आप उसको इल ट्रीट नहीं कर सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते। नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड, TURAD ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अरेस्ट, या फिर कस्टडी में जब तक है, पुलिस कस्टडी में तब तक नहीं हो सकता है। एक और है कि कन्फेशन जो वो देता है पुलिस कस्टडी में, उसको एज एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। कन्फेशन वो ये भी कह सकता है ज़बरदस्ती लिखवाया गया, फिर मारपीट करके मुझसे ये लिखवाया गया, कोर्ट उसको एक एविडेंस की तरह नहीं मानता है, जो भी उसने अपना कन्फेस किया है, बयान दिया है पुलिस के सामने। कन्फेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। आई थिंक 5 मार्क का है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो बॉयज़ हैं अंडर 15 और जो विमेन हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन फॉर क्वेश्चनिंग के लिए उनको पुलिस स्टेशन बार बार नहीं बुलाया जाएगा। अगर कुछ आपको पूछताछ करनी है तो पुलिस ही जाएगी। ये किनके लिए है? अंडर 15 बॉयज़ एंड विमेन ऑफ एनी एज। ओके, सो ये 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं एज पर आर्टिकल 22। On a political map of India, locate the centers of cheats and silk producing areas as follow. नीचे कुछ आपको चीट का जो कपड़ा है और सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एरियाज दिए हैं, आपको इंडिया के मैप में दिखाना है। सबसे पहले तो मैप को करेक्ट कर लीजिए, ये डिवीजन होना चाहिए लद्दाख एंड JNK का। खैर, सबसे पहले है मद्रास, नाम चेंज हो गया ऑब्वियसली, आप जानते हैं, अभी चेन्नई है। कैपिटल तमिलनाडु। सो दिस इज, ये है तमिलनाडु, सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर नॉर्दर्न साइड में ये है चेन्नई, मद्रास। नेक्स्ट अहमदाबाद गुजरात में है, यहाँ पर। नंबर सेकंड। नंबर थर्ड कलकत्ता, कोलकाता हो गया अभी, वेस्ट बंगाल की कैपिटल, ऑलमोस्ट सेंटर में ही है। सो दिस इज नंबर 3 कलकत्ता। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।